मैं राजेश कुमार सेहरा, बीटेक फ्रॉम आईटी कानपुर। मैं आप लोगों को जो मैं पहले टॉपिक पढ़ा रहा था एसिड और बेस का, उसी के बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। कि हमने आपको बताया था कि ये लवेसियर साहब ने जिन्होंने बताया था कि एसिड में अगर ऑक्सीजन है तो उसको हम एसिड बोलेंगे, अगर कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है तो एसिड बोलेंगे, जिस तरह से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। फिर लेकिन इनकी बात जो गलत हो गई तो हम्फ्री डेवी साहब आए, उन्होंने बताया कि जिसमें H होगा उसको हम एसिड बोलेंगे। ऐसा बातें हमने बोल दिया है पहले ही, लेकिन मैं बस आपको जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। लेकिन इनकी बातें यहाँ तक तो सही रही। अर्हेनियस जो पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड और बेस दोनों के बारे में बात की। उन्होंने एसिड में तो कोई चेंजेस नहीं किया, वही बताया कि जो H+ रिलीज करेगा वो एसिड, और इन्होंने एक अलग सी बात बताई, जो OH- रिलीज करेगा वो बेस कहलाएगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब देखा गया क्या कि जब लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया कि जिसमें हाइड्रोजन है उसको हम एसिड बोलेंगे, तो NH3 में भी हाइड्रोजन है तो इसको हम एसिड क्यों नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको भी एसिड होना चाहिए, लेकिन हमें पता है एक्सपेरिमेंट से कि ये एसिड नहीं है, बेस है। तो इस बात को बताने के लिए ब्रॉन्स्टेड और लॉरी आए, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे मैं रिवाइज करा रहा हूँ इस वीडियो में कि इन्होंने क्या बताया कि जो H+ एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे NH3 ने H+ एक्सेप्ट करके NH4+ बनाया, इसलिए ये क्या हो गया, बेस हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमें हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ कंपाउंड ऐसे हैं कि जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल AlCl3, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, मगर इसको हम कैसे पहचानेंगे कि एसिड है या बेस है। ठीक है, तो इसके लिए एक नए साइंटिस्ट आए, लुइस, जिन्होंने बताया क्या, एसिड के बारे में लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुइस एसिड, एंड बेस के बारे में बताया लोन पेयर डोनर्स आर लुइस बेस। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे कि स्पेशली कि एसिड और बेस कॉन्सेप्ट लुइस के अकॉर्डिंग कैसे डेवलप हुआ। तो इसको बताने के लिए इन्होंने एग्जांपल लिया। मान लिया कि हमने लिया NH3। अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो हम इसको कैसे बना सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NH H और H। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं क्या कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है। अब जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होने की वजह से क्या हुआ कि अगर हम इसको हम काउंट करें तो इसको काउंट करेंगे तो हम ऐसे काउंट करेंगे कि इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी हमें काउंट करना पड़ेगा जब हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, और जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करना पड़ेगा ऐसे। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो गई और NH3 की क्या हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हुई, यानी कि N का क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और इसमें हम देख रहे हैं क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और इस पेयर को, यानी कि जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पे 2 हैं तो इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। और इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर। तो इसी के बेसिस पे लेविस ने बताया कि लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुइस एसिड एंड लोन पेयर डोनर्स आर लुइस बेस। तो अब इसके पास क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जो जरूरत पड़ने पे किसी को भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये जरूरत पड़ने पे दे सकता है, यानी क्या हुआ, ये डोनर हुआ, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लुइस बेस बोल सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल अगर हम इसके अकॉर्डिंग लें तो जैसे हमने लिया BF3। अब इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें कैसे बनेगा, F एंड F। अब इसको हम देखेंगे तो इसमें क्या है, 13 ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो इस तरह से हम देखेंगे क्या कि अगर हम इसके बात करें तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन बोरान के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इसको क्या पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ेगी तो क्या हो जाएगा इसको, यानी कि ये क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए लेविस एसिड की बिहेव करेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं लेविस एसिड, और इसको हम बोल सकते हैं लेविस बेस। बेस क्यों बोले, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है वो डोनेट करने की टेंडेंसी है, क्योंकि ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो जरूरत पड़ने पर किसी को भी इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है 2 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये जिसके पास है उससे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ले सकता है तो इसके पास क्या हो गया, लेने की टेंडेंसी हो गई। जब लेने की टेंडेंसी हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेविस एसिड बोलेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कैसे है। अब इस बेसिस पे हम बता सकते हैं क्या कि जो AlCl3 है, अब AlCl3 में क्या है कि AlCl3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं Cl, Cl एंड Cl। अब इसमें हमने देखा क्या कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, सेवन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, लेकिन एल्युमिनियम में क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए क्या हुआ, ये लेविस एसिड हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि लेविस एसिड। तो इस तरह से लेविस ने क्या किया कि जो भी कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है उसको उन्होंने क्या किया कि इस कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर के एक्सेप्टेंस से और डोनेशन से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कौन से कंपाउंड्स एसिड हो सकते हैं और कौन से कंपाउंड्स बेस हो सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एसिड है या कौन से कंपाउंड बेस है। अब इसी तरह से हम देख सकते हैं क्या कि अब यही कॉन्सेप्ट आगे चल के अगर आप करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो लुईस बेस को ही क्या बोला गया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। और लुईस एसिड को ही क्या बोला गया, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे बेस्ड है, अगर आप देखेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा रिएक्शन किस पे बेस्ड है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पे। इसी को अगर आपने समझ लिया कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कितने तरह के होते हैं और ये कैसे आपस में मिल करके बॉन्ड बना करके कंपाउंड बनाते हैं, अगर इस मैकेनिज्म को आप समझ लिए तो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे। क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन और उनका ब्रेकिंग, बस 2 ही चीज़ हमें पढ़ना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि किस तरह से हम पहचानें कि न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है, और उसको पहचानने के बाद हमें कैसे जोड़ना है और जोड़ने के तरीके क्या हैं, उसको सीख लिया आपने तो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन बड़े आराम से इजीली लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है, समझ लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जिसको समझ लिया आपने, ये 4 तरीके से होते हैं बेसिकली, 4 तरीके से जोड़ना और तोड़ना इनका बनता है, उसको आपने सीख लिया तो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़े आराम से सीख पाएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उसको ले लीजिए। हम इसके आगे बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि ये आपके उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। आनेक में अगर आप चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे कि एसिड और बेस क्या है, तो वहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा और ये आपके ऑर्गेनिक में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको हम आगे बात करते हैं।
तो हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल को हमें समझने के लिए बस एक चीज़ याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, जनरली 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल में जनरली क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इसमें पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है कि या तो ये निगेटिवली चार्ज हो या इसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर हो, एटलीस्ट 1 लोन पेयर। ये इसकी मिनिमम कंडीशन है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, निगेटिवली चार्ज हो या एटलीस्ट 1 लोन पेयर इसके पास हो। ठीक है, और इसको हमने 2 पार्ट में बांटा है, एक हो गया न्यूट्रल और एक हो गया निगेटिवली चार्ज्ड। दो तरह के न्यूक्लियोफाइल आपको मिलेंगे पूरी केमिस्ट्री में। एक तो न्यूट्रल होंगे जिस पे कोई चार्ज नहीं दिखेगा मगर उस पे एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना मस्ट है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एटलीस्ट 1 लोन पेयर मस्ट है यहां पे। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना ही चाहिए, तभी क्या होगा न्यूट्रल कंपाउंड में, उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया वाटर H2O। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, ये भी क्या हो सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। हमने ले लिया NH3। अब इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। तो ये भी क्या हो सकता है, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है मगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों, ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन इसके पास एक लोन पेयर है, इसलिए क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है, और निगेटिवली चार्ज में क्या कर सकते हैं, इसी को हम चाहे तो थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे हमने लिख दिया OH- या NH2-। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखेंगे, काउंट करेंगे तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन इनके टोटल हैं और इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल की बस एक कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, यानी कंपाउंड को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। और ये कई तरीके से होते हैं। ठीक है, ये कई तरह के होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला होता है इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपाउंड, जो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। दूसरा इसमें होता है इसमें कि न्यूट्रल कंपाउंड, इसमें भी न्यूट्रल कंपाउंड हो सकते हैं। न्यूट्रल कंपाउंड, इस न्यूट्रल कंपाउंड में जनरली क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरली 6 इलेक्ट्रॉन, कोई जरूरी नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली। तो इसमें क्या हो सकता है, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कई बार पूछा हुआ एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसको हम पहचानते हैं क्या, कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स वो भी क्या होंगे, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। ठीक है ना, कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स विल आल्सो बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद एक और है कंपाउंड having vacant
डी ऑर्बिटल। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो भी क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि वो भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें 4 डिवीजन हो गए, पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रल कंपाउंड, कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स एंड कंपाउंड हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोफाइल को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करेंगे। तो उसमें है पॉजिटिवली चार्ज्ड, जैसे हमने दिया H+। अब H+ में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है, इस पे तो बस 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन है वो भी निकल गया तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया। इस तरह से क्या होगा, ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। हमने लिख दिया Ag+। अब Ag+ में भी क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो इस तरह से क्या होगा, ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। अब इसके बाद हम सीखते हैं न्यूट्रल कंपाउंड। अब न्यूट्रल कंपाउंड में कैसे हो गए, अब जैसे हमने लिख दिया, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, जब भी हमने बात किया थोड़ी देर पहले, AlCl3, BF3, BeCl2, ठीक है, या एक कंपाउंड है CCl2। अब इसमें बहुत खास बात है CCl2 में। अब यहाँ तो आप समझ रहे हैं, हमने थोड़े पहले बताया था कि AlCl3, BF3, अब BeCl2 में क्या होगा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इसलिए क्या होगा, ये भी लुईस एसिड होगा। अब यहाँ पे देखिए कि CCl2 में ये क्या है, एज ए कार्बन इंटरमीडिएट तरह से बिहेव कर रहा है, इसके पास लोन पेयर है, लेकिन ये क्या है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस तरह से ये भी क्या होगा, एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स पे। अब जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था ये कि इसमें से कौन सा कंपाउंड लुईस एसिड होगा, जैसे हमने लिख दिया CO2 एंड SO3, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये क्या होंगे, एज ए लुईस एसिड बिहेव करेंगे। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे ये लुईस एसिड की तरह से बिहेव करेगा। हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास ये CO2 बना, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बिहेव करेगा, अब ये हम इसको मान लें कि हमारे पास वाटर है, ठीक है। अब इसके पास आना है, तभी तो ये कहेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब लुईस एसिड है, नहीं कर रहा तो नहीं है। तो अगर ये मानिए सपोज यहाँ पे ये ऐसे मूव किया और ये यहाँ पे आया, तो क्या बनेगा, ये बनेगा OH2+ CO- डबल बॉन्ड O। और फिर फर्दर क्या होगा कि यहाँ पे पता है कि इसको बैलेंसिंग पूरी करने के लिए यहाँ से H निकलेगा, तो क्या बना लेगा, ये OH बना लेगा। यहाँ पे CO- है, तो ये H जो निकलेगा ये आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड पहले से है, तो इसका फार्मूला क्या बन गया, ये बेसिकली क्या बन गया, H2CO3, जो एक वेरी नोन कंपाउंड है, आप लोग जानते हैं, एक वीक एसिड है, ठीक है, H2CO3। तो इस तरह से क्या हुआ, इसने क्या हुआ, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, और ये हमारा क्या बन गया, एक्सेप्ट करके एक नया कंपाउंड बनाया, यानी कि ये एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर को। इस तरह से क्या हुआ, ये लुईस एसिड की तरह से बिहेव करेगा, कौन, CO2। अब यहाँ पे SO3 देखिए, अब SO3 क्या करेगा, अब SO3 करेगा क्या, SO3 कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे भी हमने मान लिया वाटर ले आते हैं सपोज, तो ये ऐसे आएगा। अभी फाइनली क्या बनाएगा, H2SO4, या पता है कि एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि इसने क्या किया, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया इस बॉन्ड की वजह से। अगर ये बॉन्ड होता तो शायद ऐसा ना हो पाता, क्योंकि अगर बॉन्ड सिर्फ एक होता तो क्या टूट के निकल जाता मॉलिक्यूल बाहर, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज होने की कंडीशन है अभी। तो इस तरह से क्या होगा, ये एक्सेप्ट कर करके क्या बना लेगा, ये एक कंपाउंड बना लेगा, यानी कि इसने एक्सेप्ट किया तो कैसे बिहेव कर रहा है, ये एज ए लुईस एसिड बिहेव कर रहा है। अब नेक्स्ट बात है कंपाउंड हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये भी कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कंपाउंड हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, इस ध्यान रखेंगे, डी ऑर्बिटल हमने लिखा है यहाँ पे, वैकेंट डी ऑर्बिटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैकेंट डी ऑर्बिटल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे, जैसे इसका फॉर एग्जांपल हमने लिखा PCl3 एंड PCl5, एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके PCl3 PCl5। अब आपको पता है कि फास्फोरस जो कंपाउंड है उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने से क्या हुआ, ये PCl3 से PCl5 कैसे बना,
क्योंकि इसके पास 2 क्लोरीन लेने की भी जगह थी, इसलिए क्या हुआ, इसने PCl5 बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये एज ए लुईस एसिड बिहेव कर रहा है। वैसे ही PCl5 बनाने के बाद भी कुछ ऑर्बिटल्स खाली पड़े रहेंगे, आप देखेंगे बना करके, तो उसमें कुछ ना कुछ अभी ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे। अगर हम देखना चाहें तो ऐसे देख भी सकते हैं कि कैसे हो रहा है ये। तो हम यहाँ देखें कि फास्फोरस को पता है आपको नाइट्रोजन फैमिली का है, ठीक है। इस पे 15 इसका होगा, तो हम लिखेंगे क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p3 ये होगा। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे 3d आएगा, ठीक है, जो खाली पड़ा हुआ है। तो हम ऐसे बताते हैं, ये s हो गया 3s, ये 3p हो गया, और ये 3d पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि PCl3 तो यहाँ के बन गया, यहाँ पे 3, ये 3p है और ये 3d है, तो 3p यहाँ पे खाली थे इलेक्ट्रॉन 3, इसलिए Cl आके बन गया, तो PCl3 बना लिया। अब क्या हुआ, PCl5 बनाने के लिए ये जम करके क्या हुआ, यहाँ पे आया, एक जम करके यहाँ पे आएगा, तो 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे, इसलिए PCl5 बनेगा। फिर भी इसके बाद अभी इतने भी खाली पड़े रहेंगे ऑर्बिटल। तो जब ये खाली ऑर्बिटल पड़े हैं तो यहाँ पे जरूरत पड़ने पे कोई भी कंपाउंड आके आ सकता है, यानी कि टेंडेंसी है इसके अंदर एक्सेप्ट करने की। तो इस तरह से क्या होगा, ऐसे कंपाउंड भी, ये आपको सिंपल ट्रिक है कि मान ली कभी क्वेश्चन आ गया ऐसे पहचानने के लिए, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड लुईस एसिड है, लुईस बेस है, या न्यूक्लियोफाइल है, या इलेक्ट्रोफाइल है। बस इस पहचानने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी आईटी में क्वेश्चन से पूछते हैं कि जो आप कंफ्यूज हो जाए कि कौन है कि नहीं है। तो अगर आप जानते रहेंगे तो इसको अप्लाई कर पाएंगे आप बड़े आराम से। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कौन कंपाउंड लुईस एसिड है, या लुईस बेस है, या इलेक्ट्रोफाइल है, या न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो इस तरह से हम आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को आपने समझ लिया होगा अच्छे से, और इसको समझ लिया होगा, और एसिड बेस का कॉन्सेप्ट भी पूरा कंप्लीट समझ लिया होगा आपने कि कैसे बिहेव करता है और कैसे बनता है। अब इस पे कुछ 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे आएगा एग्जामिनेशन में। जैसे एक बार क्वेश्चन यही पूछा था कि लुईस बेसिड के बाद की हम बात कर रहे हैं, आईआईटी में पूछा गया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन में थे BF3, BeCl2, AlCl3 एंड SnCl4, ठीक है। तो आपको पता है, अभी हमने लिखा भी एग्जाम्पल में ये सभी, ये तीनों, तो ये तीनों तो आपके लुईस एसिड हो गए, ठीक है। ये तो लुईस एसिड, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मगर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका D10 होता है इसमें। अगर देखेंगे तो कंपाउंड 50 इसका होता है, अगर आप लिखेंगे तो D10 आएगा, यानी कि कंप्लीट ऑर्बिटल इसका D10 भी क्या है, कंप्लीट है। तो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा SnCl4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। तो इस तरह से मैं, अब जैसे हमने SnCl4 के बारे में जाना कि क्यों है, तो आप समझ सकते हैं, तो इसलिए आपने सॉल्व कर लिया। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप परेशान हो जाते, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना करके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आया था असर्शन रीजनिंग का एम्स में, ठीक है ना, बहुत पहले एम्स में आया था। ये क्वेश्चन तो IIT का आया हुआ है, ठीक है। एम्स में क्या पूछा था, असर्शन रीजनिंग का। असर्शन में क्या था कि AlH2O 6 3+ is more acidic than MgH2O6 2+, ठीक है। ये था असर्शन।
और रीजन में क्या था, ये एम्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AlH2O6 3+ इज मोर एसिडिक देन MgH2O6 2+। इसका रीजन में क्या लिखा था कि Al साइज ऑफ AlH2O6 3+ is smaller than MgH2O6 2+. Size of AlH2O6 is smaller than MgOH2 2+, hence it possesses more nuclear charge. तो क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग। एम्स में पूछा था, एसर्शन में क्या था, AlH2O6 3+ इज मोर एसिडिक देन MgH2O6 2+। रीजन में क्या था, साइज ऑफ AlH2O6 3+ इज स्मॉलर देन MgH2O6 2+, hence it possesses more nuclear charge। ठीक है, तो आप सोचिए क्या हो सकता है आंसर, थोड़ी देर के लिए सोचिए, फिर हम बताते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों ही सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, ए। अब आपको पता है कि AlH2O6 में +3 चार्ज है, मैग्नीशियम में +2 चार्ज है, तो इसमें एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होगा, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो जब ज़्यादा टेंडेंसी होगी तो इसलिए क्या होगा, ये एसिडिक भी ज़्यादा होगा। अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल से भी वैसे भी कि एल्युमिनियम का साइज मैग्नीशियम से छोटा होता है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज क्या होता है, घटता है, तो एल्युमिनियम का साइज क्या होगा, मैग्नीशियम से कम होगा। तो सब साइज कम हो गया तो क्या हुआ, साइज कम होने से अब चार्ज भी यहाँ पे क्या है, +3 है, यहाँ पे +2 है, तो पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट सरफेस एरिया, हम चार्ज की बात करते हैं तो पर सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पर यूनिट सरफेस एरिया चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसकी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एज ए लुईस एसिड बिहेव करेगा, मोर एसिडिक होगा, किससे, मैग्नीशियम 6 2+। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखेंगे कि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि जो आपको करने होंगे सॉल्व, जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जो आप बड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अगर सीख लें, समझ लें, तो आप इसके क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा लुईस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खास करके आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का यूज़ आप पढ़ेंगे वहाँ पे, या जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो हम बताऊंगा कि न्यूक्लियोफाइल बस 4 कंडीशंस होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को 4 तरीके से हम सिर्फ जोड़ते हैं। उस 4 चीज़ों को अगर आपने सीख लिया तो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस चुटकियों में लिख सकते हैं, एक एक मैकेनिज्म आप लिख सकते हैं, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस आपको तरीका पता चल गया। क्योंकि किसी भी रिएक्शन आप देखेंगे तो सिर्फ क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है, उसी को हमें जोड़ना है और उसी को तोड़ना है। अगर आपने सीख लिया तो उस 4 मैकेनिज्म से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी A to Z आप बड़े आराम से समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो बस आपको जानना चाहिए कैसे हम जोड़ते हैं और तोड़ते हैं। तो इस तरह से हम आज ये वीडियो खत्म करते हैं। तो इस प्रकार ये ख़त्म हो गया, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच।